अस्सलाम वालेकुम शराय दसू से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। अदालती मार्च पर बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं और आज भी एक फ़ैसला आया है और उस फ़ैसले में गो के जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस काजी फ़ैज़ा और जस्टिस अमीनुद्दीन पर मुश्तमिल बेंच था। उसकी जजमेंट अनाउंस हुई है और उसमें जस्टिस काजी फ़ैज़ा ने एक नोट लिखा है। गो के उन्होंने इत्तफ़ाक़ किया है जस्टिस अतर मिनल्ला के फ़ैसले से, लेकिन दो नुकात के ऊपर शदीद किस्म का इख्तलाफ है। वो क्या है उस पर बात करेंगे। और दूसरा, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक CMA जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल कर दी है, जिसमें वजाहत मांगी गई है कि जनाब ये बताया जाए कि PTI का सरबराह कौन है। उसमें कानूनी सूरत हाल वाज़ेह करते हुए इलेक्शन कमीशन ने कहा कि उनका पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है इलेक्शन कमीशन में, कानून के मुताबिक जो तकाज़े हैं उनको पूरा करते हुए। तो अब बताया जाए 41 लोगों के सर्टिफिकेट आए हैं और किसको पार्टी स्ट्रक्चर क्या है उनका मौजूद नहीं है। तो अब हम इस पे क्या करें, क्योंकि कानून की रिक्वायरमेंट है कि पार्टी हेड की तरफ से उसकी वेरिफिकेशन ज़रूरी है। और तीसरी एक और बात है और वो ये है कि एक फ़ैसला जिस पे हम तफसील से गुफ्तगू नहीं कर सके थे, वो ये था कि जो मखसूस नशिस्तों का मुकदमा है इसको लगाने के हवाले से एक इख्तलाफी नोट जजेस कमेटी का आया था, वो भी बड़ा दिलचस्प था। उसमें लोग कहते हैं कि दो जज साहबान जो कमेटी के उन्होंने राय से इख्तलाफ किया और चीफ जस्टिस ने अपनी राय उस पर लिखी, वो भी ऑन रिकॉर्ड अब मौजूद है। और लोगों का कहना है कि दो जज साहबान ने रूल्स को फ़ौक़ियत दी है आइन और कानून के ऊपर, वही छुट्टियों के हवाले से वो बात करेंगे। और आज इमरान खान साहब से मुलाकात की उमर अयूब खान साहब ने, और बाहर आकर उन्होंने क्या बयान दिया है वो भी दिलचस्प है, उसका तजिया भी करेंगे और इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब इमरान वसीम साहब, अपना व्लॉग भी करते हैं और इनको आप देखते भी रहते होंगे। बड़ी शद्दोमत के साथ ये मुख्तलिफ मामलात के ऊपर अपने व्लॉग्स जो हैं वो करते रहते हैं। तो आज के फैसले से शुरू करते हैं अपना इमरान वसीम साहब। जनाब, ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी से मुतल्लिक एक मुकदमा था और मुकदमा जो था उसकी समाअत हुई दिसंबर 2023 के अंदर, 6 दिसंबर 2023 को इसकी समाअत मुकम्मल हो गई। और मामला फेडरल एक्साइज ड्यूटी के निफाज का था। उस पर सिंध हाई कोर्ट और का फैसला कुछ और था और लाहौर हाई कोर्ट का कुछ और था। तो उन्होंने बरकरार रखा फेडरल एक्साइज ड्यूटी को कि भी हुकूमत का इख्तियार है लगाने का। लेकिन इख्तलाफ जो है वो किस बात पे हुआ? जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले के अंदर ऐसा क्या लिखा था कि काजी फ़ाइज़ ईसा अपने नोट के अंदर ये कहते हैं कि जो उन्होंने हाई कोर्ट्स के हवाले से कहा है वो बात भी दुरुस्त नहीं है। और फिर दूसरा, फैसला लिखने के अंदर तकरीबन पौने 7 माह की ताख़ीर के ऊपर चीफ जस्टिस ने क्या लिखा है? सबसे पहले तो कहिए सदीकी साहब माज़रत, मैं ये मोबाइल आपके प्रोग्राम के दौरान यूज़ कर रहा था। उसकी वजह ये थी जो आपने कहा ना कि ये कंक्लूड हुई है 6 दिसंबर 2023 23 को। को। लेकिन अगर आप इसका केस का नंबर देखें तो सिविल अपील नंबर 749 टू 758 2013 और फिर आगे आप जाएंगे कि 900 ऑफ 2014 और फिर इसी तरीके से 2018 2019 में भी, यानी ये केस जो पहला इसका पोर्शन या इसमें कोई पहले कोई दरख्वास्त आई है वो 2013 में आई है। वो 10 साल पुराना मुकदमा है। जो मैं देख रहा था, मैंने कहा आप माइंड ना कर जाएं। नहीं नहीं अब बिल्कुल जो नहीं। आपने कहा कि इख्तलाफ किस नुक्ते पे हुआ, तो उस पे आने से पहले मैं अपना भी इख्तलाफ के सामने रख दूं। मैं बताना चाहूँगा आपके नाजरीन को कि आपने मुझे फंसाया कैसे आज। मुझे आपने बुलाया था ऐसा कि है। इमरान साहब आ जाएं, आपको आज ज़बरदस्त किस्म की कॉफ़ी खिलाते हैं, खिलाते साथ नहीं और पिलाते। पिलाते हैं हाँ। और आपको स्नैक वगैरह भी खिलाएंगे। अच्छा। मैं दौड़ा-दौड़ा चला आया और आपने नीचे से कान से पकड़ के मुझे यहाँ पे लाके बिठा दिया। अच्छा, तो ये तो मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहूँगा। अब ये आ जाते हैं एहतजाज है या इख्तलाफ है? एहतजाज कम इख्तलाफ। अच्छा चलें ठीक है। अब आ जाते हैं जो आपने सवाल तो किया है। आप ये कहना चाह रहे हैं अब इसके ऊपर मैं अपनी वजाहत दूं या रहने दूं? बस अब आप रहने ही दें, रहने ही अच्छा दें, रहने ही ठीक दें। है। फिर बिल्कुल बात ठीक है। बात खुलेगी तो फिर दूर तक चली जाएगी। अच्छा। और थोड़ी देर में वो टॉपिक भी वैसे आने वाला है, आपने उसका ज़िक्र भी किया, जो आज दूर की कौड़ी लेके आए हैं उमर अयूब साहब। हाँ, उमर अयूब साहब उमर अयूब बिल्कुल, साहब, वो मैं बिल्कुल हैरान रह वो गया कि भाई ये क्या कर रहे हैं? लेकिन बहरहाल हाँ, अभी टॉपिक पे रहते हैं। हाँ, इसमें फैसला तो जो एक्चुअल जो केस का है, ये फेडरल एक्साइज एक्ट के हवाले से 2005 का ये एक्ट है और उसका सेक्शन 3A था, जो कि जिसकी वायरिस हाई कोर्ट से चैलेंज होती हुई सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी।
तो 2013 शुगर का मिल्स, सीमेंट इंडस्ट्रीज और ये उनके बिल्कुल ऊपर ऐसे, 1% एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई थी। बिल्कुल ऐसे। तो 2013 से चलता हुआ 2023 के दिसंबर में ये केस कंक्लूड हुआ और मार्क किया गया ये केस अथर मिनल्ला साहब को कि आप इसका फैसला लिखेंगे, और ऐसी मार्किंग होती है बेंच में मतलब बैठे हुए। 6 दिसंबर को इसकी समाअत मुकम्मल हुई और उसी रोज फाइल मार्क कर दी गई अतर मिनल्ला साहब को कि आप इस पे फैसला लिखें। आप इस पे तफसीली तहरीरी फैसला लिखेंगे। अच्छा, उस फैसले को लिखने में अथर मिनल्ला साहब को कोई 18 जुलाई यानी 18 जुलाई 2024 तक लिखा गया। आप देख लें कि ये कुछ 7 माह से भी ज़्यादा बनते हैं। काजी साहब ने तो अपने नोट में 6 माह लिखे हैं, लेकिन ये 6 माह से ज्यादा लिखा है उन्होंने। 223 दिन जो है वे 7 माह से भी ऊपर चले जाते हैं। उसमें पूरे फैसला तो मुतफिक्का है, लेकिन जो 2 पॉइंट्स लिखे उसमें अथर मिनल्ला साहब ने कि जो हाई कोर्ट का फैसला है, लाहौर हाई कोर्ट का, उस फैसले से सिंध हाई कोर्ट जो है वो बाहर नहीं जा सकती थी। वो उसके ऊपर फैसला बाइंडिंग है। वो सिंध हाई कोर्ट पे बाइंडिंग था। अच्छा। और लाहौर हाई कोर्ट चूंकि पहले फैसला कर चुकी थी, अथर मिनल्ला साहब ने कहा कि हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिर सिंध हाई कोर्ट को जो नोटिफिकेशन था उसको सेटिसाइड नहीं करना चाहिए था। सिंध हाई कोर्ट को भी लाहौर हाई कोर्ट का फैसले की रोशनी में ही अपना फैसला करना चाहिए था। यानी कि हाई कोर्ट के फैसले की पाबंद होगी। एक हाई कोर्ट दूसरे हाई कोर्ट के फैसले की पाबंद, तो ये रेशो निकली ना। बल्कि आप इसे यूं कह लें कि ये अथर मिनल्ला साहब ने तशरीह की आर्टिकल 201 की 201 की तशरीह की कि एक हाई कोर्ट का फैसला बाकी पाकिस्तान के जो हाई कोर्ट्स हैं उन पे उसकी बाइंडिंग होगी, वो उस पर अमल दरामद करेंगे। इस नुक्ते के साथ इसमें 2 जुमले थे। काजी फैसल साहब ने इख्तलाफ किया। अब काजी फैसल साहब का इख्तलाफ पर आने से पहले मैंने खुद जब आर्टिकल 201 निकाल के पढ़ा, मैंने सर पकड़ लिया अपना। सदीकी साहब, उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट जो है वो आज़ाद हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, हर हाई कोर्ट आज़ाद है। और हाई कोर्ट का मिसाल के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट ही ले लें, लाहौर हाई कोर्ट का जो भी फैसला होगा वो उसकी पंजाब भर की जो लोअर जुडिशरी है उस पे बाइंडिंग होगा, हाई कोर्ट और उसकी मातहत अदालतों पे। यह आर्टिकल 201 कह रहा है। और वाज़े अल्फाज, मैं हैरान हुआ कि ये अथर मिनल्ला साहब लगता है कि शायद रीडिंग करने में उनसे गलती हो गई है, अदरवाइज तो बड़ा क्लियर है। तो उसी चीज को फिर अपना काजी फैसल साहब ने अपने नोट में क्लियर किया कि ये बात इंटरप्रिटेशन, तो ये तो फिर रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो गई ना। जाहिर सी बात जो है, चीज आइन में नहीं है वो अगर आप डालते हैं उसके अंदर अपने फैसले, जाहिर सी बात है, जब आप एवरेज उसकी रीडिंग करेंगे उसमें अगर वाज़े तौर पे, अगर क्या उसमें वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट का फैसला उसकी लोअर जुडिशरी पे, सबऑर्डिनेट जुडिशरी पे बाइंडिंग होगा, और आप अपने फैसले में अगर ये लिखेंगे कि ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सिंध हाई कोर्ट पे, पेशावर पे, बलोचिस्तान पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे भी बाइंडिंग हो, तो एक तरीके से इसको यही कहा जाएगा कि री राइट किया गया है। एक ऐसी इंटरप्रिटेशन की गई है मतलब वो चाह रहे होंगे ना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो फैसले वो दे चुके हैं वो सारी हाई कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग हो जाए। जी जी, शायद ये भी हो सकता है। अब उनके जहन में तो हम नहीं जा सकते, लेकिन बहरहाल जो आर्टिकल 209 बड़ा क्लियर है, उसमें गलत इंटरप्रिटेशन की अथर मिनल्ला साहब ने 201 बड़ा क्लियर है, गलत इंटरप्रिटेशन थी उनकी, जिसको काजी फैसल साहब ने अपने नोट से दुरुस्त किया है। और काजी फैसल साहब के इन 2 नुकात से जो बेंच के तीसरे रुकन हैं अथर मिनल्ला साहब, अपना अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने भी एग्री किया है। यानी ये वाला जो व्यू है ये प्रिवेल करेगा अथर मिनल्ला साहब की राय पर कि हाई कोर्ट का फैसला बाकी हाई कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होगा, हर हाई कोर्ट आज़ाद है, कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, क्योंकि पाकिस्तान एक वफाक है। और अगर 2 फैसले मुख्तलिफ आ जाएंगे एक इशू के ऊपर, तो फिर उसमें अपील में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है 189 के नीचे जो वो माजी में 188 में आएगा, माजी में हुआ भी था। पीका के कानून में अथर मिनल्ला साहब ने सेक्शन 20 गालिबन था वो सेटिसाइड कर दिया था, लाहौर हाई कोर्ट ने बरकरार रखा था। उसकी तफसीली जजमेंट भी नहीं लिखी है उन्होंने, अधूरा फैसला। आपको पता है जब ये सुप्रीम प्रेस एसोसिएशन की जिसमें चैलेंज किया गया था, सलाउद्दीन साहब वकील हैं आपकी प्रेस एसोसिएशन के, उसमें जो है जब आया था तो उसमें भी था कि वो पूरी जजमेंट भी अधूरी है वो। अच्छा, पी का 20 सेक्शन को कलअदम करार दें कि जजमेंट नहीं आया। अब आपने बात इसको भी खोला है तो फिर एक मैं भी आपके सामने रख देता हूँ। वो जो गुड टू सी वाला मशहूर केस है ना, इमरान खान वाला 9 मई वाला, नॉट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग, उसके नीचे लिखा, हाँ उसके नीचे लिखा था नॉट अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग। एक्सेप्शनल वो दी गई थी ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। चले उसमें नहीं जाते, लेकिन उस फैसले में भी ऐसा हुआ था कि जो बंदियाल साहब ने लिखा था 11 मई को खान साहब को जब बुला के रिहा किया गया था, यहाँ पे प्रोटोकॉल के साथ उन्हें पुलिस के गेस्ट हाउस में भिजवाया गया था, उस फैसले पे भी अथर मिनल्ला साहब ने कहा था कि मैं पैराग्राफ गालिबन 12 या 10 से लेके एंड तक दोबारा से अपना अलग से नोट लिखूंगा। नहीं मैंने पढ़ा है जी,
वो मैं बताता हूँ आपको, वो जो है वो मुदाखलत वाला सो मोटो जो है वो उसके अंदर है उनका, करेक्ट कर लीजिए। कौन सा मुदाखलत वाला? ये जो 6 जजेस ने खत नहीं लिखा नहीं था, नहीं 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 नहीं। आप करेक्ट करें। मैं मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है, मैं बिल्कुल श्योर हूँ, जो गुड टू सी यू वाला केस था उस मैं फैसले इख्तलाफ से, करता हूँ आपसे, और उस अब हम इस नुक्ते क्योंकि को मैं इस इसको पे याद, मजीद बहस नहीं करेंगे, इसको छोड़ के आगे चलते क्योंकि हैं। मैंने उसको जेहन में रखा हुआ है। मैंने मैं 2 बार अतर मैं मिनल्ला साहब को कहा है कि सर मैं जी आप उसका नोट दे दें, आपने नोट नहीं लिखा अभी तक। वो अतर मिनल्ला साहब क्या, वो आ जाएगा, लेकिन वो उसमें भी आप देखें कि कब का फैसला है, 11 मई 2023 का फैसला है, उसमें तो 1.25 साल हो गए हैं। अच्छा चलें चेक कर लेंगे। मेरा ख्याल है कि वो ये जो जजेस का खुद नोटिस है मुदाखलत वाला खत है, उसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ पैराग्राफ से वो ये भी आप इख्तलाफ चेक कर कर रहे हैं, लीजिएगा। और फिर वो कह रहे हैं कि जो 13 पैराग्राफ है जिसमें हाई कोर्ट से जवाब मांगा गया उससे वो इत्तफाक करते हैं, जो फैक्ट्स ऑफ द केस हैं उससे वो इख्तलाफ कर रहे हैं, और जो उनसे मांगा गया उससे इत्तफाक कर रहे हैं। एनीवेज, अच्छा तो ये हो गया। तो ये 223 दिन की क्या कहानी है कि क्यों उसके ऊपर तो बड़ी तफसील से लिखा है कि आपको याद होगा ये पहले भी आया था, साकिब निसार साहब ने भी एक जजमेंट दी थी जिसके अंदर ट्रायल कोर्ट्स को कहा गया था ट्रायल मुकम्मल होने के 30 दिन के अंदर आप फैसला लिखेंगे। और मुझे याद है और फिर हाई सदीकी कोर्ट्स के साहब, लिए जो एमएमएफ सदीकी वाई साहब, इंडस्ट्रीज का केस सदीकी है साहब मुझे उसके याद अंदर है, हाई कोर्ट्स के हवाले से है कि 90 डेज के अंदर कंक्लूड सदीकी करना साहब है मुझे उसको। याद है जंग अखबार में आपके नाम की लीड लगी थी। साकिब निसार साहब का फैसला था। हाँ बिल्कुल, मैं वही कि भाई केस कितने दिन के 2016 अंदर। का गालिबन फैसला जी है, हाँ और बिल्कुल। मुझे याद है कि आपकी लीड लगी थी। आपने टीवी पे भी वो आपका वो सारा चलता रहा था, वो आपकी लीड थी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट्स को और लोअर कोर्ट्स को एक टाइमलाइन बना के दी थी कि जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत है वो कितने दिन में फैसला सुनाएगी, एग्जैक्टली। उससे एपलेट फोरम कितने दिन में फैसला सुनाएगी। हाई कोर्ट 90 दिन के अंदर, गालिबन उसमें 90 दिन का कहा गया कि हाई कोर्ट 90 दिन में सुनाएगी। तो काजी फैसल साहब ने कहा कि ये जब उनको लिख के दिया गया अतर मिनल्ला साहब को, तो फैसला तहरीर करने में उन्होंने 223 दिन लगा दिए। जब सुप्रीम कोर्ट नीचे वाली कोर्ट्स को डायरेक्शन जारी कर रही है कि आप इस सर्टेन पीरियड के अंदर रहते हुए अपने फैसले सादिर फरमाएंगे, तो फिर इस असूल का इतलाक, इस प्रिंसिपल का इतलाक सुप्रीम कोर्ट पे भी होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि निचली कोर्ट्स को आप कहें कि आप इतने टाइम फ्रेम में अपना फैसला सुनाएं या फैसला जारी करें, और और अपने खुद ऊपर हम खत्म। फैसला रख के बैठ जाएं। तो ये भी और तो फिर इसमें इंसाफ, और उसकी लॉजिक ये थी, जो इंसाफ साकिब से निसार साहब का जो ताखीर ही हुई फैसला ना। था ना, फैसला साकिब निसार साहब का जो फैसला था, उसमें ये था कि 6-6 महीने तक, अगर साल-साल तक फैसला पेंडिंग पड़ा रहेगा, तो आपके सामने जिस वकील ने आर्गू किया है, आपको याद ही नहीं रहेगा कि किस वकील, हाँ, आपने बेशक नोट्स भी लिए हों, लेकिन जो आप उस फैसले को 10-15 दिन में तहरीर कर लेंगे, वो नोट्स, उस वकील के जो दलाइल हैं, वो आपके ज़हन में नक्श तो रहेंगे। 223 दिन तक तमिलनाडु साहब इतने मसरूफ रहे। सर फिर मैं अपना सवाल करूंगा, जिससे पे आप इख्तलाफ करते हैं, वो गुड टू सी वाले फैसले में जो इख्तलाफ है या इजाफी नोट है, उसमें तो 1 साल से भी ज़्यादा अरसा यार हो वो गया। उमर अता बंदयाल साहब भी थे जब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट थे, तो कई सौ फाइलें जो हैं वो छोड़ के आ गए थे वहाँ पे। और अब भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आपको पता है एक रवायत रही थी उमर अता बंदयाल साहब की कि शॉर्ट जजमेंट आ जाती थी, डिटेल रीजनिंग आती ही नहीं थी, और उसके ऊपर चलते रहते थे कई कई महीने। अच्छा, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बहुत सारी शिकायत हम तो ये आम लिटिगेंट्स को देखते थे, जब वो चीफ जस्टिस नहीं बने थे बंदयाल साहब, उनसे पहले जब सीनियर प्यूनी जज थे या उससे तीसरे नंबर पे थे, कोई फौजदारी केस उन्होंने सुना, कोई दीवानी केस उन्होंने सुना। अभी ऐसे केसेस होते हैं, आम लोगों के केसेस होते हैं। बिल्कुल। अब वो F14-15 वाला मामला जो है हाँ, उस पे भी पता नहीं कब से जो है फैसला अतर मिनल्ला साहब की जजमेंट के खिलाफ मुनीब अख्तर साहब के बेंच ने वो फैसला महफूज करके रखा हुआ। अब पता नहीं वो कब आएगा, नोबडी नोज। लोगों के प्रॉपर्टी के और दूसरे मामला हैं, नोबडी नोज। मेरा ख्याल है रजिस्ट्रार साहब जो हैं, रजिस्ट्रार साहिबा जो हैं, अगर वो हमारा ये प्रोग्राम देखें तो उनसे कहना चाहिए कि जनाब कम से कम हमें ये बता दी जाए कि कौन से जज साहिबान ने कितनी जजमेंट्स इनके पास पड़ी हुई हैं जिनके फैसले नहीं लिखे गए हैं। ये भी अदाद-ओ-शुमार आने चाहिए वैसे इसमें फिर सुप्रीम ये कोर्ट भी की ऐड कर जजमेंट लें के कि ऊपर। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जितनी कंप्लेंट्स अब तक आ चुकी हैं, किस किस जज के खिलाफ हैं, क्या इल्ज़ामात ना बताएं, लेकिन किस किस जज के खिलाफ हैं, उनका क्या बन रहा है, क्या स्टेटस है, फिर वो भी मालूम कर लें। तो ये तो फिर अपना जो बड़ी अतर मिनल्ला साहब अमेरिका के अंदर हैं, वहाँ पे वो बाहर से खिताब कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी आइनी और कानूनी बातें कर रहे हैं वो, और पीछे जो है वो अपना सदीकी साहब रफड़नामा पै गया जी, की पै गया। रफड़ पै गया जी। वो इलेक्शन कमीशन वाली गल तो जान लगे हो। मैं इलेक्शन कमीशन की गल ते जान लगा। अच्छा वो की। देखिए, इलेक्शन, अभी जो फैसलों की बात कर रहे थे, हम्म। इन फैसलों की बात से आगे आए, जो आप कह रहे हैं कि भाई कोई लिमिट होनी चाहिए। अभी ये जो नजर षानी आई हैं, नून लीग की नजर षानी तो नहीं लगी।
हाँ नहीं लगी ना वो कहा हाँ जजेस कमेटी वाला जिसके Judges- ऊपर दो किस्म की राय सामने आई हैं। एक राय तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की है, जो के फ्यूचर चीफ जस्टिस होंगे। उसके अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट रूल्स का हवाला देते हुए कहा ये छुट्टियां हो सर चुकी ये हुई निटी हैं। ग्रिटी छोड़ दें, हाँ जो रफ्फड़ नया पड़ने वाला है अच्छा वो अभी क्या? चंद दिनों के बाद, हाँ अब उसमें उन्होंने कह दिया कि ये हम लगाएंगे छुट्टियों के बाद छुट्टियों के बाद। ठीक हो गया। आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है इलेक्शन में कि सीएम में दाखिल की है। 39 लोग तो डिक्लेयर कर दिए तहरीक इंसाफ के, हाँ 41 उन्होंने कहा कि ये आज़ाद हैं, और आज़ाद कहते हैं कि हमारी कन्फर्मेशन, हम तो पीटीआई में जाने लेकिन कन्फर्मेशन पीटीआई करेगी। अब वजाहत की दरखास्त, एक दरखास्त लेके इलेक्शन कमीशन रजिस्ट्रार ऑफिस चला गया है, रजिस्ट्रार साहबा के पास चला गया है कि आप वजाहत कर दें कि ये आज़ाद अरकान कह रहे हैं कि इनकी कन्फर्मेशन पार्टी करेगी, लेकिन जिस पार्टी में जा रहे हैं तहरीक इंसाफ में, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, उसका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं है, उसका चेयरमैन नहीं है, उसका सेक्रेटरी जनरल नहीं है इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में, तो आप इसकी वजाहत कर दें। अच्छा खबर नहीं, ये नहीं है जो मैंने कहा कि रफ्फड़ जो नया पढ़ना है, रफ्फड़ इस पे पढ़ना है कि ये मामला जजेस कमेटी के सामने जाएगा सर कि नहीं जाएगा? सर कमेटी या को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो ये है कि अक्सरियती जज साहिबान के चैम्बर में भिजवा तो दिया सर जाए। वो चैम्बर में भी चला जाए, चैम्बर में भी चला जाए, अगर जजेस छुट्टियों पे हैं, जजेस दस्तयाब नहीं हैं और रिव्यू लगनी है गर्मियों की छुट्टियों के बाद, तो फिर इसके लिए जजेस कहाँ से अवेलेबल होंगे, मुझे ये बताएं। ये वजह तो फिर सुप्रीम 8वें कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और पीटीआई को कहा था ना, हाँ तो फिर सर मैं यही तो कह रहा हूँ। तो फिर सवाल उठेंगे ना इसी बात पे कि अगर हुकूमत की रिव्यू आ जाए, देखें सदीकी साहब यहाँ पे फ़र्क क्या है जो चीज़ समझने की है। हमारे बहुत सारे दोस्त सवाल उठा रहे हैं कि लेकिन ये कोई रिव्यू तो नहीं नहीं, है, सुने वो तो ना। इम्प्लीमेंट करें, कहें कि जी आपकी जो जजमेंट है उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हमें ये दुश्वारी पेश आ रही है, जरा हमें अब बता दीजिए कि हमने क्या करना है। सर वो इलेक्शन भी तो कमीशन ऑफ 8 पाकिस्तान जजेस बैठ के ही उसकी वजाहत करेंगे ना, या चैम्बर में बैठ के करेंगे। चैम्बर में बैठना भी तो फिर होना चाहिए, 8 के 8 दस्तयाब होने चाहिए चैम्बर में भी किसी एक के चैम्बर में इकट्ठे होंगे ना, या टेलीफोनिकली उनसे पूछ के उस पर वजाहत की जाएगी। बताएं, मुझसे ज़्यादा आप सीनियर हैं, कैसे पता वजाहत नहीं, होगी? मुझे तो नहीं पता। वो तो मैं जो फैसला है उसमें लगनी तो तो लिखा कोर्ट कि ही चाहिए चैम्बर ना। में हमसे रुजू कर नहीं लीजिएगा। ओपन नहीं चैम्बर में रजू कर लिया, लेकिन इसमें पॉइंट तो बड़ा है, एक बड़ा पॉइंट है कि एक पार्टी का इंट्रा पार्टी इलेक्शन ही नहीं है। तो आप उसका ये कह रहे हैं कि जजेस कमेटी जो है वो अभी नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, फैसला कर देखना। चुकी रिव्यू के हवाले से हाँ हाँ कि जो 2 फाजिल जज साहिबान हैं जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होंगे, जो मेरे ख्याल के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट रूल्स को जो है वो ज़्यादा फोकियत दे रहे हैं, क्योंकि 188 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है रिव्यू का, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के सेक्शन 7 के तहत अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन आए तो उसको 14 दिन के अंदर लगाना ज़रूरी है। लेकिन आइन और कानून जो कि काजी फैसल ने अपनी राय के अंदर कोट किया है वो मुकद्दम नहीं है उन 2 फाजिल जज साहिबान जो मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस होंगे, जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स आइन और कानून से बालातर हैं, सदीकी साहब, ये क्योंकि हम छुट्टियों पे हैं नहीं तो सर, लिहाजा रिव्यू सर, नहीं लग सकता, ये सदीकी साहब, छुट्टियों के ये बाद लगेगा। यही बात कह रहे हैं ना ये आप? आप बात तो जो कर इस पे जो नहीं है नहीं मैं और बात कर रहा हूँ, बात वही है, लेकिन मैं एक और चीज़ आपके सामने रख रहा हूँ कि वो ठीक है, एक बहस है, एक पॉइंट है कि कानून मुकद्दम है कि रूल्स मुकद्दम है, वो एक बहस हो सकती है, कानूनी ज़ाहिर सी बात है मुकद्दम होगा। लेकिन बात यह है कि अगर एक नजरसानी के लिए जजेस अवेलेबल नहीं थे, नजर सानी सुनने के लिए, अब ये जो इलेक्शन कमीशन पिटीशन लेके आया है, क्या इसके लिए जजेस अब छुट्टियां छोड़ के आएंगे? अच्छा तो फिर इस अगर पे वो सवाल क्या उठेगा? सवाल ये उठता है कि जनाब नहीं, हम सवाल तो इम्प्लीमेंट करना चाहते थे। सुने, इलेक्शन कमीशन तो यही कह रहा है ना कि हम तो जजमेंट इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, और इंप्लीमेंटेशन में हमें ये कानूनी रुकावट आ रही है कि पीटीआई का इंफ्रास्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इलेक्शन एक्ट के तहत मौजूद नहीं है। यही नहीं बात है सर, ना? सवाल ये उठेगा कि सुने तो सही, हुकूमत की अपील के लिए जजेस दस्तयाब नहीं है, नजरसानी के लिए तहरीक इंसाफ या इलेक्शन कमीशन की वजाहत के लिए जजेस दस्तयाब हैं। एक तो ये बात हो गई, लेकिन दूसरी तरफ भी जो मैं कह रहा हूँ उसको भी सर सोचने की मेरी गल कोशिश तो कर। पूरी होने दियो ना। मैं वो तो आपने कर ली पूरी मैं कहा ये बात। रफड़ भी पैना ने ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ देखना सोशल मीडिया ਤੇ कितना शोर मचना जी। नहीं वो शोर मचता रहे, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दिए हुए हैं, जी जी ठीक है, और इनके अंदर अब अवेलेबल तो है नहीं जज साहिबान। हाँ जजेस कमेटी रिव्यू कर चुकी है वहां तक, तो इसमें फिर होगा क्या? इस एम्बिग्युइटी के बायस कि जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर रुकावट आ रही है जी और वो 15 दिन खत्म हो जाएंगे। हाँ तो जी। क्या सुप्रीम कोर्ट उस वक्त को एक्सटेंड करेगी, या सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहिबान कहेंगे हाँ ये बड़ा एक लीगल मैटर है?
तो देखिए वो जी, उसको दोबारा से सुनेंगी नहीं सर, और फिर ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला केस दोबारा आ जाएगा। ये कानून की इंटरप्रिटेशन का केस है जो इलेक्शन कमीशन लेके गया है ना। ये इलेक्शन एक्ट के सेक्शंस जो पार्टी सिंबल लेने वाले हैं या पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के वाले से, उनकी इंटरप्रिटेशन का केस है अब ये, तो मैं जो वही तो कह इलेक्शन रहा हूं ना कमीशन कि लेके इसका आया। मतलब है कि एक मर्तबा फिर इंट्रा पार्टी इसका इलेक्शन खुल फैसला रहा है। चैम्बर में नहीं होगा कि हाँ। चैम्बर में बैठ के आप डायरेक्शन करें, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा। आप मुझसे सीनियर, आप बता दें। नहीं, इसके लिए आपको कोर्ट लगानी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कह रही है कि अगर इसकी जजमेंट की अंदर कोई वजाहत दरपेश हो तो चैम्बर में हमारे पास आ जाइएगा सर अक्सरियती राय। सर वो आप ठीक कह रहे हैं, फैसला यही है। क्यों मेरा एक कॉफी नहीं पिलाई ना, नहीं, स्नैक्स आए हैं, देखे ना, तो खाली पेट तुसी मेरा मगजमारी मेरे ना कर देखो रहे हो। प्रॉब्लम, मैं कानून की बात हो रही है कि देखिए, जब कानून का सवाल आया है कि एक पार्टी का स्ट्रक्चर ही नहीं है, तो फिर कैसे आजाद को पीटीआई में शामिल करवाते हैं? तो फिर कानूनी अदालत लगेगी ना। जी मैं आपकी बात से इत्तफाक कर रहा हूं ना, हाँ। लेकिन जज साहबान कह चुके हैं इन छुट्टियों पे प्रॉब्लम आ गई, तो वो जो 15 दिन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, वो तो जजमेंट में वो उस वक्त तक नहीं, नहीं फिर बढ़ उसको सकते हैं जब तक कि वो दोबारा कोर्ट ना नहीं, तो लगे। आप क्या कहते हैं 2 महीने बढ़ा दें उस वक्त? मुझे नहीं पता, इसका मतलब है कि जजमेंट इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगी ना। हो सकता है, और अगर possibility है। 39 जो लोग मान अच्छा, लिए हैं वैसे जैसे आपको खबर और कमीशन भी ने दे कहा दूं। है, तो फिर कितनी एक खबर पीटीआई और की भी दे सीटें दूं। बनेंगी? एक वजाती लेटर और भी आएगा इलेक्शन कमीशन का। अच्छा, ये जो अभी तहरीक इंसाफ खैर मकदम कर रही है ना, खुश हो रही है कि बस इलेक्शन कमीशन ने बल्ले बल्ले करा दिए, एक वजाहती लेटर और भी आएगा। और मुझे क्यों ये शक पड़ता है कि उस वजाहती लेटर के बाद हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन का रिव्यू भी आ जाए। ठीक हो गया, सही हो गया। तो ये बातें हो गई ना, मैं वही कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करना चाहता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो मौजूदा फैक्ट्स हैं वो उसको हर्डल्स पेश आ मुबहम रहे हैं। हैं और उसमें रुकावट पेश आ रही है। इलेक्शन कमीशन कानून से बाहर तो नहीं जा सकता ना, तो उसके लिए उन्होंने गाइडेंस का कहा है और गाइडेंस के हवाले से बेंच छुट्टियों पे चला गया है। लेकिन अगर वो चैम्बर के अंदर कोई ऑर्डर पास करते हैं तो फिर जो है सवाल खड़े होंगे जी। कि ये इम्तियाजी सलूक क्यों, क्यों? यही बात है ना। यही बात है। हाँ, लेकिन मेरा ख्याल है इससे बड़े सवालात पैदा हो जाएंगे और उसके लिए फिर और भी मामला सामने आएंगे, तो मतलब है कि फिर जजमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगी। ऐसे ही लगता है ऐसे ही रुकावटें है। रहेंगी। क्योंकि ये एक छोटा सा पार्ट आज उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, उसमें कोई रुकावट नहीं थी। 39 अरकान को पीटीआई का डिक्लेयर कर दिया। अच्छा ये बताएं मुझे, तो ये भी वैसे है कि जब उनको डिक्लेयर कर दिया था 41 को भी कर देते, 41 को करके 15 दिन क्यों दिए गए? पार्टी एफिलिएशन बदलने के लिए जो है वो 3 दिन थे। कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, मैं यही सवाल कर रहा हूँ सर, कि 15 दिन आइन में नहीं, कहाँ कल से? इलेक्शन कमीशन के अरकान ने एक मुकदमा था गालिबन, उसमें ये बात कही, ये बात इलेक्शन कमीशन के मेंबर केपी उनकी तरफ से कही गई कि ये जो पिछली असम्बली डिसॉल्व हुई है, उस असम्बली में मौजूद सियासी जमातों की जानिब से कुछ डिटेल्स रिटर्न्स के हवाले से इलेक्शन कमीशन में नहीं जमा करवाई गई। उस हवाले से कानून खामोश है। इलेक्शन कमीशन का लीगल विंग कह रहा था कि आप ऐसा करें कि उनमें से जो लोग इस असम्बली में आ गए हैं, आप उनके डॉक्यूमेंट्स ना लें, आप उनके खिलाफ एक्शन लें कानून के तहत। आप उनका निशान भी सियासी जमातों को वापस ले सकते हैं जिन्होंने रिटर्न, जिनके अरकान ने जमा नहीं कराया। उस पर इलेक्शन कमीशन केपी के मेंबर ने कहा कि किस कानून की आप बात करते हैं? कानून में तो 3 दिन लिखे गए हैं आज़ाद अरकान के लिए शामिल होने के, यहाँ पे 15 दिन दे दिए 51 गए जो हैं। है यहाँ आइन पे का। 15 दिन दे दिए गए हैं, आप किस कानून की बात करते हैं? हाँ। तो इलेक्शन कमीशन में ये सोच तो बड़ी संजीदगी के साथ पाई जाती है कि इसीलिए 15 दिन कहा जा कैसे रहा है दिए ना कि गए? रीराइटिंग ऑफ द जी। कॉन्स्टिट्यूशन। देखें उस बेंच के अंदर मुझे जो ज्यादा खौफ आता है ना वो ये है कि 4 फाजिल चीफ जस्टिस बनेंगे काजी फईसा के बाद, वो उस बेंच के अंदर शामिल हैं। और ये कंसिडरेशन मास वाइज इसके ये नहीं लगती है कि जब पहले हुआ था 3 जून को स्टे कर दिया था और फिर अमेरिका चले गए थे अपने शाह साहब, और अब जो हैं वो अमेरिका में अतर साहब हैं, शाह साहब भी मेरा ख्याल बैरून मुल्क हैं, सुना था कहीं चाइना वाइना गए हुए हैं। नहीं, शाह साहब अगले हफ्ते बैठे हैं। अगले हफ्ते बैठे हैं, लेकिन अभी अवेलेबल हाँ, है नहीं। अगले हफ्ते अवेलेबल है। अगले हफ्ते हाँ, अवेलेबल है, available अभी अभी मेरा ख्याल क्योंकि मुल्क से वो बाहर अरशद हैं। शरीफ शहीद का जो कत्ल है, वो भी केस अगले हफ्ते 29 को लग गया। अच्छा, और उस बेंच की सरबराही जो है अफगान नईम अख्तर अफगान साहब हैं, सरबराही मंसूर शाह साहब के पास है, और साथ में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन साहब उस बेंच में शामिल किया गया। अच्छा किया
इस नहीं केस नहीं को भी बिल्कुल लगा ठीक दिया। बात, बिल्कुल ठीक बात है, ये हाँ लगना चाहिए था। वो उसमें देख रहे थे जजेस कमेटी की, तो वो 63A के वाले से भी तो काजी वो राय आई थी, लेकिन उन्होंने वो वो भी डेफर कर दिया उन्होंने। जजेस उसमें जी वो छुट्टियों के हाँ, बाद, मुनीब हालांकि अख्तर उसमें तो साहब जजेस अवेलेबल अवेलेबिलिटी नहीं का है। इशू नहीं था। हाँ मुनीब साहब भी दस्तयाब थे, मंदूखेल साहब भी दस्तयाब थे। उसमें मंसूर अली शाह साहब को डाल दिया, यानी काजी साहब ने अपना बेंच उसमें बना दिया कि मंसूर अली शाह साहब उसको हेड करें, मुनीब अख्तर साहब हों, मंदूखेल साहब हों और शाहिद बिलाल हसन हो, और मेरे ख्याल में एक नईम अख्तर अफगान साहब हों। उन्होंने तो 5 रुकन बेंच बना दिया था, अभी इसको भी डिसाइड करें, ये भी 2 साल से पेंडिंग पड़ी है। लेकिन वो डेफर करवा दिया वो उन्होंने। डेफर करवा वो जो दिया। बस ज़ाहिर सी बात है सर, कमेटी में जमहूरियत है, अक्सरियती राय से फैसला आइन होना और है। कानून नहीं करेगा, जमहूरी राय से होगा। जमहूरी राय से होगा ना सर। अच्छा अच्छा, हाँ, जब वो जो आप बात कर रहे हैं ना कि देखें, आर्टिकल 63A में कोई अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन नहीं है। यहाँ पे अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन थी, इसमें 14 दिन के अंदर वो लगनी चाहिए थी। ये कानूनी तकाजा था जो कि और वो रूल्स पीटीआई को की इंट्रा पार्टी इलेक्शन का भी रिव्यू है ना। चलें, ये आपने सवाल छेड़ ही दिया है तो फिर इस पे भी आ जाते हैं। हाँ आप क्या कहते हैं कि वो लगनी चाहिए थी? बिल्कुल लगनी चाहिए, क्यों नहीं वो नहीं कैसे लगा। लगनी चाहिए थी? क्यों, क्या हुआ उसमें? नहीं कोई अर्ली हियरिंग की दरखास्त दी उन्होंने। सर देखें, ये 12 जुलाई को फैसला आया मखसूस नशिस्तों वाला। 12 जुलाई में 15 दिन की डायरेक्शन दी गई, लेकिन 15 जुलाई को हुकूमत की तरफ से नून लीग ने अपनी नजरसानी की दरखास्तें दायर कर दी, जो हुकूमत ने नहीं, पीएमएलएन ने की। पीएमएलएन ने दायर हाँ कर दी, हुकूमती जमात ने दायर कर दी। हाँ, ये कह सकते। तहरीक इंसाफ के केस में क्या हुआ? 13 जनवरी का ऑर्डर आया, और 13 जनवरी के ऑर्डर के खिलाफ नजरसानी कब दायर की गई? 8 जुलाई को इलेक्शन होना था, एक दिन पहले। 8 फरवरी को। हाँ, 8 फरवरी को इलेक्शन होना था 2024 को, एक दिन पहले। वो 13 जनवरी को फैसला आया था, और 6 फरवरी को जाके उन्होंने नजरसानी की दरखास्त दायर की, सिर्फ एक दिन पड़ा था इलेक्शन के होने में। अब फर्क क्या है? फर्क क्या है? यहां पे नून लीग ने जब ये दायर की, 7 अर्ली हियरिंग भी फाइल की। जब तहरीक इंसाफ ने दायर की, कोई अर्ली हियरिंग की दरखास्त भी दायर नहीं की। और फिर इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है, 2 गिलास हैं सदीकी साहब, मिसाल के तौर पे। एक आपने जो गिलास है ना, वो यूं समझें कि नून लीग ने यह किया है कि उस गिलास को खाली होने से पहले उन्होंने नजरसानी की दरखास्त दायर कर दी, क्योंकि कि टाइम बात थी ना, 15 दिन का टाइम इस था। गिलास को खाली ना किया जाए, हाँ। खाली करने से पहले हमारी नजरसानी सुन लें। क्योंकि नून लीग ने कहा कि एक मर्तबा ये गिलास खाली हो गया, फिर हमारा भरा फायदा हुआ कोई गिलास खाली हो गया, तो हमारा जो रिव्यू है वो गैर मौसर हो जाएगा, नहीं। जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 188 के जो नीचे। कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है 188 का। तहरीक इंसाफ ने यह किया कि जब उसके 13 जनवरी उनके इंटर पार्टी इलेक्शन के खिलाफ फैसला आया, उसने सारी ट्रांजैक्शंस होने दी। उस फैसले के बाद सारी ट्रांजैक्शन हो गई, और जो इलेक्शन था वो सर पे आन खड़ा हुआ। और फिर 6 फरवरी को ये दरखास्त दायर करने के लिए गए नजरसानी की, जब गिलास खाली हो गया था। गिलास कैसे खाली हुआ था? जो इलेक्शन के हवाले से जितना भी रिकॉर्ड था, जो मवाद था, वो इलेक्शन कमीशन के हेडक्वार्टर से, सूबाई रीजनल ऑफिसर्स से, रिटर्निंग अफसरान के पास पहुंच गया, वहां से प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास पहुंच गया था, बैलेट पेपर छप चुके थे, इंतखाबी निशान के हवाले से भी बाकी काउंटर फाइल, तमाम चीज़ें छप के मुतलका हलकों तक पहुंच चुके थे। उसको कैसे आप रिवर्स कर सकते थे? 6 फरवरी को लगा के क्या इलेक्शन का प्रोसेस रोक देते? रुक ही नहीं सकता था और कोई फिर भी अर्ली चीज। हियरिंग की भी दरखास्त। उसमें अर्ली हियरिंग डाल भी देते तब भी फायदा नहीं था। हाँ, ये जरूर था, ये जरूर था कि अगर आप 13 जनवरी को फैसला आया, आप 14 को दायर कर देते, आप 15 को दायर कर देते, आप 16 को दायर कर देते, फिर आपका जवाब था, फिर आप कहते कि हमारा भी वैसा केस था, हमारी भी नजरसानी लगा लेते। लेकिन ठीक आपने हो तो गया। जाके आखिरी दिन पे फाइल किया। पॉइंट आ गया। और आज क्या? तक अर्ली हियरिंग की दरखास्त नहीं है मेरे रिकॉर्ड मैंने जो नहीं, पता एक आध किया। फाइल हुई है, लेकिन अब तो वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुकी है। हाँ वो तो अब implement केड़ा है। इलेक्शन होना है जिहदे बल्ले दा निशान पीटीआई नु चाहिए? सही सही बात है। अच्छा, हो सकता बाई इलेक्शंस भी तो हो सकते हैं ना यार। उसमें अर्ली हियरिंग फिर अगर कमेटी में गई है तो कमेटी ने रिजेक्ट की होगी। अच्छा अच्छा, फिर अब इमरान खान, उमर अयूब साहब ने क्या कहा है आके बाहर? इमरान खान साहब से मुलाकात के जनाब पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पीटीआई को फौज से लड़ाना चाह रही हैं। हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त आज हुआ है कि मासूम बन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान भी मासूम बन गए हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी मासूम बन गए। कहते हैं असी तो बेकसूर हैं, साडा तो कोई कसूर नहीं। सारा मलबा पा देता है नून लीग ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे। अच्छा। उमर अयूब साहब ने आज मुलाकात की है इमरान खान साहब के साथ। पीटीआई के दीगर रहनुमा भी थे, ख़वातीन रहनुमा कमल शोज़ब भी थी। और इस मुलाकात के बाद वापस आते हैं और आके कहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ बड़ी खुशगवार मुलाकात हुई है जी।
इमरान खान साहब ने कहा कि ये जो गलत फहमियाँ और लड़ाई करवा रहे हैं तहरीक इंसाफ और आर्मी चीफ के दरमियान या फ़ौज के मबैन, ये तो नून लीग और पीपल्स पार्टी करवा रही है। इमरान खान साहब ने, उमर अयूब ने कहा कि वाज़ेह तौर पे कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये हमें लड़वाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी वाले, नून लीग वाले, और आर्मी चीफ भी ऐसा नहीं होने देंगे। हुण बंदा इन्हां कोलों पुछे, मैनूं बार-बार पंजाबी भी आ जांदी विच, आपका जो एक्स अकाउंट है हाँ, उस पे ट्वीट इमरान किसने, खान नवाज का, शरीफ ने की थी, या मरियम ने की इमरान थी, या खान का है, आसिफ या जरदारी ने पाकिस्तान की तहरीक थी? इंसाफ का ऑफिशियल एक्स अकाउंट है, क्या उसको पीपल्स पार्टी और नून लीग रन कर रही है? नहीं, वो तो खान साहब तो वो ये भी कहते हैं 9 मई जो वो है तो वो अमेरिका में फॉल्स बैठा, फ्लैग ऑपरेशन था, वो भी फौज अमेरिका ने में खुद बैठा करवाया। खलील जबरान, वो खलील जबरान ही है ना मेरे ख्याल में, हाँ, पता नहीं क्या है इसी तरह का नाम। वही वो रन कर रहा है, या पीटीआई के सोशल मीडिया टीम उसको हेड कर रही है, उसको रन कर रही है इमरान खान साहब के अकाउंट को, पीटीआई ऑफिशियल्स को। उसका नून लीग के साथ या पीपल्स पार्टी के साथ क्या लेना देना है? सकूत ढाका के हवाले से आप एक हकाइक को तोड़ मरोड़ के एक आप वीडियो बना के उससे अपलोड करते हैं, और फिर उसमें आप एक रंग देने की कोशिश करते हैं और मुजरम बना के, मुल्ज़म बना के आर्मी चीफ को पेश करते हैं। वो क्या नून लीग ने अपलोड की थी आपके अकाउंट पे? पीपल्स पार्टी ने अपलोड की थी? आपके ऑफिशियल पेज से आर्मी चीफ की फैमिली के खिलाफ कंपेन होती है, वो नून लीग कर रही है, वो पीपल्स पार्टी कर रही है। यार जान दो यार, हो सकता है हैक हो गया उनके अकाउंट्स। तो कोई एफआईए में कंप्लेन देखिए की ना, है मेरी उन्होंने? बात सुन, अभी रऊफ कोई हसन साहब कंप्लेन? पकड़े गए, सुने मेरी बात। अभी रऊफ हसन साहब, ये पार्टी हेड जो इनका सेक्रेटेरिएट है, उस पे एफआईए ने रेड किया और वहाँ से वो चीज़ें उठाई। तो शिबली फराज साहब ने क्या कहा था कि वो जो बयान अल्फी हैं वो भी उठा के ले गए। जी सर, वो भी ले गए। तो इलेक्शन इलेक्शन कमीशन कमीशन कहता सारे को जमा हो गए ने। यार क्या करें, अब बताइए ना। तो फिर वो कह रहे हैं अच्छा चलें, कि एक और नवी गल तुहानूं दस दी। हाँ, वो लाहौर हाई कोर्ट ने आज खान साहब का फिजिकल रिमांड जो है ना वो कलअदम करार दे दिया है। ओके, ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ पीपल्स पार्टी ਤੇ ਪਾ ਦੇਣ, स्टैब्लिशमेंट ਤੇ पा देਣ। जो दरखास्त तैयार की लाहौर हाई कोर्ट में, नहीं रिमांड क्या, जुडिशल रिमांड के खिलाफ दरखास्त डिसमिस हो गई है। जुडिशल रिमांड के खिलाफ जो दरखास्त थी ना, हाँ, उसमें कहा गया कि इमरान खान का जुडिशल रिमांड गलत दिया गया है, खान साहब को फिजिकल रिमांड गलत दिया गया है, जुडिशल कस्टडी में दिया जाए। ठीक, हाई कोर्ट ने दरखास्त मान ली। अच्छा, ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਕਰੋ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ। लेकिन जुडिशियल रिमांड में जाने के बाद बेल इंटाइटलमेंट तो हो जाती है। सर बेल लेकिन वो तो नैब का सर कानून बेल भी है इंटाइटलमेंट तो होगी जब आप सारा कुछ केस में लिख रहे हैं कि फिजिकल रिमांड गलत है, तो आप डिस्चार्ज का भी लिख दें। लेकिन मुझे शायद लगता है कि वो अब तहरीक इंसाफ को आदत भी तो हो गई है ना कि नहीं भी लिखेंगे तो मिल जाएगा। उसमें। अच्छा, जो नहीं भी मांगे वो मिल जाए। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका इमरान वसीम साहब। तो जनाब बात वही है कि तकरीर करना एक और बात है और फैसले लिखना एक दूसरी बात है। और फैसले के लिए 7 माह भी लिए जाएं और फिर उसके अंदर ये कहा जाए कि एक हाई कोर्ट का फैसला दूसरी हाई कोर्ट मानने के पाबंद है, इतनी बड़ी आइनी गलती हो, तो इसको हम क्या कहेंगे? जबकि आइन का आर्टिकल 201 जो है वो ये कहता है कि हर हाई कोर्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट हाई कोर्ट है। तो अगर फिर ये मान लिया जाए तो फिर इस तरह से ये होगा कि जनाब एक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दूसरी हाई कोर्ट में अपील हो सकेगी। ये भी मुझे समझ नहीं आया बात, ये क्या जूरिस्प्रूडेंस कहाँ से लाया गया? तनकीद करने वाले कहते हैं कि अतर मिनल्ला साहब ने 199 के अंदर जो है बहुत सारे सुओ मोटो पावर्स ले लिए हैं हाई कोर्ट्स को, जो कि है नहीं है। बहरहाल ये भी एक काबिल ज़िक्र बात है या काबिल गौर बात है। जब ये दूसरी तरफ जो है वो फिर तस्हीह की जाती है और ज़ाहिर है हमारा तो यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भी जारी करना चाहिए कि इस वक्त किन जज साहिबान के पास कितने ऐसे फ़ैसले हैं जो लिखने के लिए मौजूद हैं और उनकी तफसीलात जो हैं वो मीडिया को जारी होनी चाहिए। साथ ही ये अब दूसरी तरफ जो है वो और भी दरख्वास्तें आ रही हैं, कभी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़, कभी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइसा के ख़िलाफ़। इमरान खान साहब का कोई केस, इमरान वसीम साहब मुझे बताइए कि कोई इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़ा है सर कि उस बेंच में काजी फ़ाइसा ना बैठे हैं? नहीं सर, पेंडिंग पड़ा भी हो, वो फैसला था नहीं, जजेस कमेटी को लिखी जा सकती है इस तरह की कोई दरखास्त, सर वो गल है ना कि या सिर्फ एक ये ट्रोलिंग का है? सियासी स्टंट ज़रूर है, वो सियासी शोबदाबाजी ज़रूर है। हालांकि होता यह है कि जब बेंच बन जाए, अब बेंच में जाके उसको रिक्यूज़ कर सकते हैं और उसके भी सर्टेन पैरामीटर्स हैं, नहीं कोई मैकेनिज्म है।
अभी आमिर फारूक साहब ने किया ना उसके ऊपर एतराज़ जाके, आमिर फारूक साहब ने ला ली फिर। उन्हें कहा अगली समात ते सलमान अकबर नाले साहब जिन्हां दा वकालतनामा वो खुद आन ते जैसे बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर पढ़ के आन। अब बाबर सत्तार साहब का कौन सा ऑर्डर है? बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर है जो ऑडियो लीक केस में जो मुख्तलिफ एतराज करने के हवाले से आया और एतराज करने के पीटीए हवाले ने से आई एतराज थी, किया तो जुर्माने भी लगे जुर्माना सन। लग गया। हाँ, जुर्माने लगे सन। फिर उन्होंने यही कहा कि आप सलमान अकबर नाले साहब का वकालतनामा है, आपका तो वकालतनामे भी नहीं है इंतजार पंजोता साहब का, तो उनको कहें आइंदा तारीख पे आ जाए और बाबर सत्तार साहब का ऑर्डर पढ़ के आए। तो मेरे ख्याल से उससे तशफ़ी होगी, नहीं तशफ़ी होगी तो जब अदालत में आएंगे फिर हो जाएगी। तो मतलब ये स्टंटबाजी ज्यादा है, सियासी शोबदाबाजी है। इनको भी पता है, क्या इनके लीगल टीम को नहीं बिल्कुल पता पता, कि बिल्कुल जज पे पता। एतराज उठाना है तो कोर्ट में और यार उठाएंगे, उसका सिर्फ कमेटी और के तो सिर्फ ताल्लुक ही नहीं है उसके साथ। वाहिद मकसद जो फिर कमेटी में चलें उस पे आ जाएं, एक में खड़ो जी। वाहिद मकसद फिर सर, यही नजर कमेटी- आता है इमरान साहब एक सर, मिनट, एक- इमरान साहब एक मिनट, वाहिद मकसद फिर ये नजर आता है कि ये एक मटेरियल फराहम करना है ताकि जो ट्रोल्स हैं जी हाँ। वो और ज्यादा भद जो है वो उड़ाएं अदलिया के ऊपर। और नहीं, बिल्खुसूस अब अदलिया कमेटी में तो में सिर्फ काजी नहीं, साहब कमेटी को जो दरखास्त दी है और उसमें जवाब बनाया सरीना ईसा साहब के स्टेटमेंट को। सरीना ईसा साहबा तो उस बेंच में रो पड़ी थी, उन्होंने केस सुना था। मुनीब अख्तर साहब ने गलबन माजरत भी की थी अगर मैं गलत नहीं हूं। अगले दिन माजरत की थी। हाँ, तो फिर यहाँ पे कोई फैसला पहले तो होना नहीं है, फिर कहूंगा नहीं होना। एनीवेज वो उसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, वो है ही नहीं है। तो बस वो समझ आती कि सिर्फ ट्रोल का मकसद है मटेरियल फराहम करना। और नहीं, जो आमिर फारूक साहब के खिलाफ कहा गया आज जाके ये हमने जो आपके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया, हमारा केस ना सुने, फिर तो इसी पॉइंट के ऊपर से देखिए साहब सुने, सर नीचे ना करें, बड़ी अहम गल करने लगा। फिर जहांगीरी साहब को भी वो ट्रिब्यूनल में नहीं बैठना चाहिए, हाई कोर्ट में केसेस की समाअत नहीं करनी चाहिए, उनके खिलाफ भी कंप्लेंट है। तो वो रोक तो बाबर सत्तार साहब को भी नहीं करना चाहिए। नहीं, पीटीआई ने जो जवाब बनाया कि आमिर फारूक साहब तुसी साडे केस ना सुनो तो खिलाफ असं रेफरेंस फाइल कर देता, फिर तो जहांगीरी साहब भी नहीं सुन सकते केसेस। अच्छा, ऑडियो लीक में क्या हुआ था? ऑडियो लीक में कमीशन बना था, एक कमीशन के बाद वो चैलेंज हुआ था और उस पर उमरताब बंदयाल साहब की सरबराही में बेंच बना था। वफाकी हुकूमत ने कहा था कि जनाब वो हाय राफिया कमबख्त मार्शल्लाह भी नहीं लगाते वाली ऑडियो जो है ना वो आपकी खुश दामन की है उसमें। तो फिर भी उन्होंने सुना था ये, बिल्कुल सुना था उन्होंने सुना था, उन्होंने कहा मैं सुन और सकता हूं। वफाकी हुकूमत का ये एतराज रिजेक्ट कर दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस जज पे एतराज हो उसका फैसला भी उस जज ने करना होता। जी हाँ। चलें जी, शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।